Hello friends, welcome to the first chapter of History of 10th Maharashtra Board. Lesson name is Historiography, Development in the West. Historiography mean history का study करना. In this lesson, we gonna learn about various methods of historical research. Before we start, I want all of you to take a pencil and your history textbook or any PDF in your hand to underline and point out the important words and sentence. This is gonna be helpful for you in the future when you will sit for study to click those underlined word in your mind कि हाँ मैंने ये important चीज़ें अपने लिए underline करके रखी हुई हैं. So let us begin with the introduction. Historical research, writing, and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnection. This is a continuous process. Chronology मतलब study of time, मतलब कालक्रम के बारे में study करना. So हिस्ट्री से जुड़ी रिसर्च और स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मोटिव होता है, वो होता है हिस्ट्री से जुड़े हुए पास्ट इवेंट्स को और इंटरकनेक्शंस को, उसके कालक्रम को समझना. In the physical and natural science, the empirical method, laboratory method, and experiment and observation is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remain true irrespective of the time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. फिजिकल और नेचुरल साइंस में जो इम्पेरिकल मेथड यूज़ होता है उससे मिली इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सकता है. इस मेथड से जो भी इन्फॉर्मेशन हम रेडी करते हैं वो एंड तक सही होती है. उसको हम लोग बार बार प्रूव करके भी बता सकते हैं कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, और इसको बार बार टेस्ट भी कर सकते हैं प्रूव करने के लिए. In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. पर हिस्ट्री में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम उस समय पे उस जगह पे अवेलेबल नहीं थे. दिस इज सो बिकॉज वी वेर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्ट्रिकल टाइम एंड स्पेस एंड हिस्ट्रिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. ऑफ कोर्स हम लोग उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं थे तो हम लोग इम्पेरिकल मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं एंड हिस्ट्री रिक्रिएट भी नहीं होती है. Also in history, it is not possible to formulate law that remain true irrespective of time and space. हम हिस्ट्री में ऐसे लॉ भी नहीं बना सकते, ऐसे नियम भी नहीं बना सकते हैं जो लास्ट तक सही रहे, या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते कि जिस फॉर्मूले से वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ये हम बता सकें. To begin, we need an expert who know the language and script of the historical document in order to read it and understand its meaning. हिस्ट्री की रिसर्च शुरू करने से पहले हमें एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी जो हिस्ट्री की लैंग्वेज को या उसमें जो स्क्रिप्ट है उसको पहचान सके, समझ सके. लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे जापानीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तो हमें या तो एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी या तो एक जापानीज़ पर्सन की ज़रूरत होगी वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे या किसी भी चीज़ पे जो लिखा हुआ है या जो स्क्रिप्ट है उसको समझने के लिए. तो वैसे ही हिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनको भी समझने के लिए हमें एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो हिस्ट्री की लैंग्वेज को जानता हो, उसको समझ सकता हो और उसको मतलब रीड करके उसका मीनिंग बता सके और हमें समझा सके. ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा. एक एक्सपर्ट क्या करेगा कि एग्जामिन करेगा जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है उनको ये करेगा, वेरीफाई करेगा. लेटरिंग स्टाइल लिखेगा कि ये लेटर लिखने का स्टाइल किसका हो सकता है. देन ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, जैसे मतलब हर एक ऑथर का लिखने का अलग अलग स्टाइल होता है तो वो पर्टिकुलर लेटर किसने लिखा होगा, किसके लिए लिखा होगा, ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट एग्जामिन कर सकता है. मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, दूसरी चीज़ क्या चेक करेगा वो कि पेपर का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और वो पेपर किस टाइप का है. देन स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा, वो मतलब ये भी चेक करेगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टैम्प उस डॉक्यूमेंट के ऊपर है वो कहाँ का है.
मतलब वो स्टैम्प किस चीज़ से रिलेट करता है. Such a document is further scrutinized by historian with the help of relevant historical reference. और बाद में जो कोई एक्सपर्ट होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उनके द्वारा वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वापस से चेकआउट होता है. ओके, कमिंग टू द हिस्ट्रिकल रिसर्च मेथड वाला चार्ट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये फर्स्ट पढ़ेंगे. देन ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ वाला. एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन. ओके, यहाँ पे जो हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनकी अवेलेबिलिटी की, उनकी प्रासंगिकता की जांच करेंगे. मतलब उससे और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको कंपेयर करेंगे. मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो और उससे रिलेटेड जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है उन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे कि वो एक्चुअली में सही है या उसमें कुछ डिफरेंस है. देन ये कलेक्टिंग हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्ट्रिकल ट्रांजैक्शंस, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस. यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वी हैव टू हाईलाइट द प्रोसेस एंड कंपेयर विद अवेलेबल डेटा. Then, understanding the reference regarding time and space of the given historical event and also various conceptual framework used in historical research method. Here we have to make a conceptual framework कि उस समय पर उस जगह पर क्या हुआ होगा, ये हम लोग इमेजिन करेंगे. उसको इमेजिन करने के बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करेंगे. देन फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ हिस्ट्रिकल रेफरेंस. फिर उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चंस बनाने होंगे, तभी हम लोगों मतलब उसके आंसर दे सकते हैं. तो ऐसे उस जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अगेंस्ट क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर उसकी आंसर देने की कोशिश करेंगे. देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. मतलब हम एज्यूम करेंगे, कुछ भी चीज़ें एज्यूम करके देखेंगे, शायद ये हुआ होगा या फिर वैसा हुआ होगा कुछ, इसलिए ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऐसे रिलेट कर रही है. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एज्यूम करके देखेंगे. देन क्रिटिकली एग्जामिनिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 3 टाइप के होते हैं. एक मटेरियल होता है, एक रिटन एंड ओरल सोर्स. तो जो मटेरियल सोर्स होते हैं उसके अंदर कॉइन आते हैं, फोर्ट आता है, रॉक पेंटिंग्स आते हैं, फिर वो जो पुराने यूटेंसिल्स थे, पोट वगैरह थे, वो सारी चीज़ें आती हैं. रिटर्न सोर्स के अंदर लेटरिंग, जो लेटर्स होते थे वो आते हैं. फिर स्टोन के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस, मतलब ड्राइंग या पेंटिंग की होती थी वे. देन बायोग्राफीज़ होती है. फिर ओरल सोर्स के अंदर क्या होता है, सॉन्ग्स होते हैं, टेल्स होती है, अभंगास होते हैं, फोल्क होते हैं. ये सब ओरल सोर्स के अंदर आते हैं. तो एग्जामिन करेंगे कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किससे रिलेट करता है. कमिंग फॉरवर्ड, मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन हिस्ट्रिकल रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस. आर्काइवल साइंस मतलब डिगअप करने के बाद, खुदाई करने के बाद ज़मीन में से जो चीज़ें निकलती है उनके बारे में स्टडी करना. देन मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, मतलब अगर किसी ने कोई बायोग्राफी वगैरह लिखी है तो उसके ऊपर स्टडी करना. एपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल. लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करना. देन न्यूमिस्मेटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स. देन जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनिएज, वंश वगैरह के बारे में स्टडी करना. देन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी. वी हैव लर्न अबाउट द हिस्ट्रिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्ट्रिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्ट्रिकल नैरेटिव. अभी हम लोगों ने ऊपर वही स्टडी किया कि हिस्ट्रिकल सोर्सेज को अरेंज करना और उनके ऊपर एक नैरेटिव, हिस्ट्रिकल नैरेटिव लिखना. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्ट्रिकल नैरेटिव इज़ नोन एज हिस्टोग्राफी. और ये जो शॉर्ट नैरेटिव लिखते हैं उसको हम हिस्टोग्राफी बोलते हैं. अ स्कॉलर हु राइट सच अ नैरेटिव इज़ अ हिस्टोरियन. और जो ये
नरेटिव लिखता है उसको हम एक हिस्टोरियन बोलते हैं। ये यहाँ पे आप अंडरलाइन करके ले लीजिए, शायद फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। देन द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हीज नरेटिव। The inclusion and interpretation of historical event by the historian often depend on the conceptual framework adopted by him. हिस्ट्रिकल जो हिस्टोरियन होता है वो हिस्ट्रिकल के सारे पार्ट्स को तो इंक्लूड नहीं कर सकता है नरेटिव में। सो वो क्या करेगा, जो डिटेल्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है अक्सर हिस्टोरियंस उसी के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट करेगा। His style of writing is determined by that conceptual framework। और उसके लिखने का तरीका उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आएगा कि मतलब वो राइटर, वो हिस्टोरियन कहना क्या चाह रहा है। Then the tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient society of the world। हिस्ट्री का नैरेटिव लिखने का मतलब हिस्टोग्राफी लिखने का प्रतिचलन पहले की सोसाइटी को वर्ल्ड को नहीं था, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड को नहीं था। हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वेर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्ट्रिकल टाइम। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको पता नहीं था कि व्हाट इज़ हिस्ट्री और अबाउट हिस्ट्री उनको कोई नॉलेज नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बट एंशंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ देयर लाइफ। हाँ, उनको भी ऐसा लगा कि मतलब उनके लाइफ की स्टोरीज़ जो है, मतलब हर एक इंसान की जैसे कहानियाँ होती हैं, सो वो उनको भी नीड समझती थी कि हाँ मतलब हमारे आने वाली जनरेशन को भी पता चले। एंड वैल्यूर ऑफ द एंसिस्टर, वैल्यूर मतलब एंसिस्टर्स मतलब हमारे पूर्वजों की जो वैल्यू है, उनकी धरोहर है, वो सब टू द नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन को भी उसके बारे में पता चले, ऐसा उनको लगता था। एंशंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड ब्लाड्स एक्सेट्रा फॉर दिस पर्पस। अच्छा, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि केव में पेंटिंग्स वगैरह स्टार्ट की। देन स्टोरी टेलिंग, जैसे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग रामायण और महाभारत ये दो ग्रंथ है जिनसे एक टाइप का ये भी मतलब स्टोरी टेलिंग में आता है, या फिर कोई राजा महाराजा वाली या परी वाली स्टोरीज़ जो दादी नानी सुनाते हैं, ऑल दैट स्टोरीज़। देन सिंगिंग सॉन्ग्स, पुराने जो सॉन्ग्स है वो गाना। देन ब्लाड्स एक्सेट्रा फॉर दिस पर्पज़, इसीलिए वो लोग ये सब चीज़ें उन लोगों ने कंटिन्यू करी ताकि आने वाली जनरेशन को भी उनका वैल्यू और पता चले। दीज ट्रेडिशन मीन आर लुक्ड अप एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में ये ट्रेडिशन मेथड को, ये ट्रेडिशन सोर्स को आगे ये किया है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी में लिया है। देन मॉडर्न हिस्टोग्राफी, 4 main characteristics of modern historiography. There are 4 main characteristics of modern historiography. Let us study. Its method is based on scientific principle. It began with the formation of relevant questions. ये ट्रेडिशन मेथड से अलग होता है, इसमें हमें प्रूफ करना होगा, मतलब प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत रेलेवेंट क्वेश्चन से होगी, यानी किसी चीज़ के ऑपोजिट क्वेश्चन पूछने से होगी। मतलब कैसे होगा कि इस मेथड में हमें रेलेवेंट क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, और जब हम उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे, जब हमें उन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, सो ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। देन these questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deed of member of ancient human society of the particular period. मतलब यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि उस समय के लोगों का कर्म कैसा था, और यहाँ ये एज्यूम नहीं करेंगे कि ह्यूमन किसी मानवीय शक्ति या भगवान के द्वारा क्रिएट हुए हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री भगवान को नहीं मानते हैं, तो यहाँ भगवान को ह्यूमन से रिलेट नहीं करेंगे। आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्ट बाय रिलायबल एविडेंस, और इन क्वेश्चन के आंसर को एक ट्रस्टेबल प्रूफ की ज़रूरत होगी, रिलायबल एविडेंस की ज़रूरत होगी। देन
हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड। हिस्ट्री एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी जिससे ह्यूमन की पास्ट जर्नी जो पहले हो चुका है, जो पहले उनके साथ घटित हो चुका है और कर्म का पता चलेगा। It is said that the modern historiography with above characteristics has its root in the ancient Greek हिस्ट्रिकल राइटिंग। ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी की जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो कहाँ पर हैं? ग्रीक हिस्ट्रिकल राइटिंग से। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री कहाँ का टर्म है? ग्रीक का टर्म है। हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ 5th century बिफोर क्रिश्चियन ईरा यूज्ड इट फर्स्ट फॉर हिज बुक इन टाइटल द हिस्टोरीज। ग्रीक का हिस्टोरियन था बिफोर क्रिश्चियन ईरा से, उसका नाम था हेरोडोटस। तो उसने पहले ये कहाँ पे मेंशन किया था? अपनी बुक में, हिस्टोरीज। बुक नेम इज हिस्टोरीज। ये भी अंडरलाइन करके रखो। देन डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव in Europe and historiography. Till the 18th century, Christian era, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. यूरोप ने 18th सेंचुरी तक फिलोसॉफी और साइंस में मतलब अच्छा नाम कमा लिया था। स्कॉलर बाय देन हैड कम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्ट्रिकल ट्रूथ्स बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। तो स्कॉलर ने क्या शुरू किया था कि मतलब उनको विश्वास हो गया था कि साइंटिफिक मेथड से सोशल और हिस्ट्रिकल स्टडी कर सकते हैं। ऐसा उनको विश्वास होने लगा था, ऐसा उनको लगने लगा था। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। लेकिन अभी फिलोसॉफिकल किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं? हिस्ट्री के ऊपर और हिस्टोग्राफी के ऊपर। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena. हाँ, 18th century के पहले के लोग जो थे, जो यूनिवर्सिटीज़ थे, उनका इंटरेस्ट किस में था? फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में। However, gradually these scenario began to change. फिर बाद में चेंज होने लगा। In 1737 Christian era, the Göttingen University was found in Germany. This university for the first time had an independent department of history. फर्स्ट टाइम मतलब सबसे पहले वहीं पे ही था इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ये यूनिवर्सिटी का नाम है, जो पहली यूनिवर्सिटी वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। लेटर जिस यूनिवर्सिटी में ये फिनोमिना चेंज किया था। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो बिकम सेंटर ऑफ हिस्ट्रिकल स्टडीज़। आगे चलकर जो बाकी की जर्मन यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने भी ये हिस्ट्रिकल स्टडी स्टार्ट कर दिया। नोटेबल स्कॉलर्स मतलब फेमस स्कॉलर्स। द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैनी स्कॉलर्स आर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी। लेट अस हैव अ लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स। सारे स्कॉलर्स का योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट होता है हिस्टोग्राफी में, हिस्टोरियोग्राफी में। लेकिन जो फेमस वाले हैं, नोटेबल स्कॉलर्स हैं, उनके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ रेने डिस्कार्टिस। ये 1596 में बॉर्न हुए थे और 1650 में इनकी डेथ हो गई थी। रेने डिस्कार्टिस वॉज द फॉरमोस्ट अमंग स्कॉलर्स who insisted on verifying the reliability of historical document by critically examining them. रेने डिस्कार्टिस उन स्कॉलर्स में से थे जो इस बात पर जोर देते थे कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की क्रिटिकली मतलब बारीकी से जांच हो। वे किसी भी इंफॉर्मेशन की, डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से जांच करते थे, मतलब एग्जामिन करते थे। Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकता है, मतलब आंसर इन वन सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। डिस्कोर्स ऑन द मेथड नाम की बुक में उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं
जिनकी साइंटिफिक रिसर्च पर ग्रेट इम्पैक्ट की पॉसिबिलिटी है। क्या है वो? नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। जब तक सारे डाउट्स क्लियर न हो जाए तब तक कुछ भी सच मानकर एक्सेप्ट नहीं करना, ऐसा उन्होंने उनकी बुक में रूल दिया हुआ है। मतलब इसलिए हिस्ट्रिकल रिसर्च में पहले क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर जब सारे आंसर्स मिल जाते हैं तभी पूरी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, ये मानते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ वोल्टेयर। ये 1694 में बॉर्न हुए थे और 1778 में इनकी डेथ हुई थी। वोल्टायर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रांसकोइस मैरी अरियोड। ही वॉज फ्रेंच, ये फ्रेंच से थे। ही ओपिन दैट अलोंग विद ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्रिकल इवेंट्स कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी। इनका मानना था कि इवेंट्स की टाइमलाइन मतलब क्रोनोलॉजी के साथ साथ हम उस समय के लोगों का रहन सहन, मतलब वो लोग कैसे रहते थे, उनकी परंपराएं, उनके रिवाज वगैरह क्या थे, फिर व्यापार कैसे करते थे, वो लेन देन कैसे करते थे, उनका एग्रीकल्चर खेती वगैरह कैसी थी, मतलब फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते होंगे, ये सब चीज़ें भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है ना, इनकी भी स्टडी करनी चाहिए, ऐसा उनको लगता था, ऐसा वे मानते थे। कौन? वोल्टेयर। मतलब कैसे है कि हम अब तक ये तो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में कि पहले इंसान बंदर था, फिर वो धीरे धीरे डेवलप हो गया, तो मतलब आगे बढ़ते गए, फिर हम लोगों ने फाउंड किया वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन मोहिंजोदाड़ो, फिर ये पढ़ा कि वैदिक लिटरेचर आया, फिर मौर्य एम्पायर आया, फिर अशोका, देन मुगल, फिर वो ब्रिटिशन आ गए। मतलब ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इन सब क्रोनोलॉजी में उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, उनकी परंपराएं वगैरह कैसी थी, उनके फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते थे, क्या खाते थे, कैसे उनका ट्रेड होता था, ये सब चीज़ें भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ऐसा वोल्टेयर का मानना था। It gave rise to the thought of understanding all aspects of human life is important for history writing. उनकी इस सोच ने हिस्ट्री को ह्यूमन लाइफ की स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग का पहलू दिया। मतलब उनकी इस सोच की वजह से ही हिस्ट्री को एक नया ये मिला, रूप मिला, मतलब पहलू मिला कि हम लोगों को ह्यूमन लाइफ की भी स्टडी करनी चाहिए। Thus, इट इज़ सेड दैट वोल्टायर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, इसलिए उनको मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फाउंडर बोलते हैं। देन जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिगेल, ये 1770 में बॉर्न हुए थे और 1831 में इनकी डेथ हो गई थी। हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। ही इंसिस्टेड दैट द हिस्ट्रिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन द लॉजिकल मैनर। अच्छा, ये याद रखना कि जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिगेल कहाँ के थे? जर्मन के थे, और वोल्टेयर कहाँ के थे? वो फ्रेंच के थे। ये भी चीज़ आप याद रखना। He insisted that historical reality should be presented in a logical manner. ये ऐसा मानते थे कि जो हिस्ट्रिकल रियलिटी है उसको एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। To him, the timeline of historical event was indicative in progress. इनके लिए हिस्ट्रिकल इवेंट की टाइमलाइन प्रोग्रेस को इंडिकेट करती थी। He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. इन्होंने ये भी सोचा कि जो हिस्ट्री अब वो प्रेजेंट करेंगे, अब जिसके ऊपर रिसर्च वगैरह करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन अब ये प्रेजेंट करेंगे वो तो आने वाले टाइम के साथ चेंज हो सकती है। मतलब जब नए डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, नए एविडेंस मिलेंगे तो वो चेंज होने की चांसेस है। विद हेगल्स philosophy, many scholars were convicted that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific method. उनकी फिलोसॉफी से many other scholars convinced that
हिस्ट्रिकल मेथड लेस क्वालिटी का नहीं है बट डिफरेंट है साइंटिफिक मेथड से, सो उन्होंने उसको डिफरेंटली एग्जामिन करना स्टार्ट किया. द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन अ बुक इंटाइटल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस. ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा कि किसने कौन सी बुक लिखी हुई है. हिज बुक रीज़न इन हिस्ट्री इज़ वेल नोन. ये एक वेल नोन बुक है, आप ये भी अंडरलाइन करके रख लीजिए, हाईलाइट करके रख लीजिए इवन.